चलाकर खुद को बलवान मत मान। 2 की जगह 5 बैठा कर क्या साबित करेगा इंसान। हवा सी तेज गाड़ी दौड़ाकर खुद को समझदार मत मान। तेरी लापरवाही की सजा भुगतेगा तेरा खानदान। नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, दिन है सोमवार का और हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारे ज्ञान और मनोरंजन का भंडार। तो क्यों ना हमारी इस यात्रा में आप भी हमारे साझेदार बने और हमारे इस समुद्र में हमारे साथ गोते लगाएं। जी हाँ, मैंने तो आपको विषय की थोड़ी सी जानकारी दे ही दी है। इस विषय को लेकर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे विषय विशेषज्ञ भी हैं। तो क्यों ना इनसे प्रश्न करने के लिए, चूंकि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। तो चलिए भोपाल दूरदर्शन के फोन नंबर्स नोट करवा देती हूँ आपको, जो कि हैं 07552660049। साथ ही साथ हमारे टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल निःशुल्क है, 1800223040। और स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहे हैं, लिख सकते हैं आप। तो ये तो हुए फोन नंबर्स। और कार्यक्रम की रीत के अनुसार बता दूं आपको कि आज की तिथि क्या है, पंचांग क्या कह रहा है। विक्रम संवत 2081 चैत्र माह कृष्ण पक्ष की तृतीया है। तिथि 17 मार्च 2025 है। तारीख दिन है सोमवार का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। और जिन भी दर्शकों का आज जन्म दिवस है या फिर जिनकी शादी की वर्षगांठ है, उन्हें ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता है भोपाल दूरदर्शन परिवार। तो ये तो हुई तिथि की बात। और हर तिथि इतिहास में कुछ खास मायनों में दर्ज होती है। जी हाँ, क्या है वो इतिहास की खास बात है, वो भी साझा कर ली जाए। तो चलिए देखते हैं इतिहास के झरोखे से। 1994 रूस द्वारा नाटो की शांति सहयोग योजना में शामिल होने पर निर्णय लिया गया। आइए आप बता दें आपको कि 1996 की बात करें अगर, तो लाहौर में संपन्न छठे विश्व कप का खिताब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। चित्रों के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं। 2003 की अगर हम बात करें तो श्रीलंका शांति वार्ता का छठा दौर हाकिन जापान में शुरू हुआ था। अब आ जाते हैं 2006 पर। अमेरिका ने भारत को भरोसेमंद साझेदार घोषित किया था। पूरी दावेदारी पेश की थी कि हम बहुत ज्यादा भरोसेमंद हैं। अब आ जाते हैं बात 2009 की अगर हम करें, तो बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बेंचमार्क प्रधान उधारी दरों में 0.5% की कटौती आज ही के दिन से शुरू की थी। 2018 मॉरिशस के राष्ट्रपति अमीना गुरीब फकीम का अपने पद से इस्तीफा आज ही के दिन दिया गया था। 2019 गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर का आज के दिन निधन हुआ था। हमने इन्हें खो दिया था। अब अगर जन्म दिवस की बात की जाए कि किन किन मुख्य लोगों का आज के दिन जन्म दिवस है, तो चलिए उन्हें भी तो शुभकामनाएं देना बनती है। तो जान लिया जाए किन किन का जन्म दिवस है। बंगारू लक्ष्मण, जो कि सन 2000 से 2001 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ये है बंगारू लक्ष्मण। पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आप। कल्पना चावला, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, भारत की शान। और अगली साइना नेहवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्हें कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये तो थे जन्म दिवस। बहुत सारी बधाइयां प्रेषित करता है भोपाल दूरदर्शन परिवार। एक छोटा सा विचार जो कि आपके दिन को शुभ बनाने के लिए बेहतर है, तो क्यों ना जान लिया जाए। ये विचार क्या है? खराब जल तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी को। जी हाँ, आप हमेशा अच्छा सोचें, जिंदगी बेहतर करें। जी, ये तो हुई बात विचार की। अब कुछ सुर्खियां। सुबह सुबह जब हमारे हाथ में अखबार आता है ना, तो हम जानना चाहते हैं कि देश दुनिया में क्या हुआ था। तो वो सुर्खियां साझा करना चाहती हूं मैं आपसे। तो चलिए जान ली जाए आज की सुर्खियां क्या है। अंतरिक्ष से खुशखबरी, मस्क की कंपनी का स्पेसक्राफ्ट लेने गया। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को लेने गया। स्पेसक्राफ्ट पहुंचा, वापसी जल्दी। बहुत ही खुशखबरी है भाई, बहुत दिनों से इंतजार था सुनीता विलियम्स का हम सभी को। अगली खबर की ओर अगर हम बढ़ें तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले का बड़ा हमला। बलूच विद्रोहियों ने उड़ाई बस, 90 जवानों को मारने का किया दावा।
बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुर्नाक ये खबर। हवा का रुख बदला। जी हां, हवा का रुख बदल चुका है। भोपाल में लुढ़का पारा 35.2 डिग्री पर आया। रंग पंचमी के बाद मौसम की होली। 20 से 21 मार्च को भोपाल समेत 21 जिलों में बारिश के आसार। बहुत ही अच्छी खबर है, थोड़ी सी तो राहत मिलने वाली है भोपाल वासियों को। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो T20 इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराया। इंटरनेशनल मास्टर्स सचिन की टीम ने लारा की टीम को हराकर जीता टाइटल। जी हां, सचिन फिर से हो चुके हैं सरताज। ये बहुत ही अच्छी खबर है पूरे देश के लिए। अब आ जाते हैं विषय पर, क्योंकि आज का विषय बहुत खास है। जी हां, आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं, यातायात सुरक्षा, जानकारी, सुझाव और बचाव। बहुत ही जरूरी ये विषय है, क्योंकि हम जब भी घर से निकलते हैं, घर वालों को चिंता होती है। हम खुद अगर अपनी जान की सुरक्षा करेंगे तभी दूसरे की जान की भी सुरक्षा होगी, और हम सुरक्षित रहेंगे कैसे? हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, इस यातायात नियमों का आप पालन कीजिए, दूसरों की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा स्वयं कीजिए। और इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे एक विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं, तो क्यों ना इनका भी स्वागत कर लिया जाए। तो मिलवाना चाहती हूं आपको श्री विक्रम सिंह रघुवंशी जी, एडिशनल DCP ट्रैफिक पुलिस भोपाल जी। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1 मार्च से थोड़े से नियम बदले हैं, थोड़े से कानून कायदे बदले हैं कि हम कितनी वहां पर हमारे लिए जो भी सरचार्ज लगता है, हम कुछ नियम तोड़ते हैं तो कैसे हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है, उनके लिए थोड़ा सा जो नियम कानून बदले हैं। तो उसके विषय में जानना चाहती हूं कि यातायात दुर्घटना से बचाव कितना जरूरी है, व्यक्ति को इसके प्रति कितना जागरूक होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है दुर्घटनाओं का, जी तो हम सब सड़क के इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हैं। हाँ जी। हम जैसे ही घर से निकलते हैं तो हमारा पहला कदम रोड के ऊपर आ जाता है और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो जैसे ही हमारी यात्रा शुरू होती है तो मोटरयान अधिनियम के सारे नियम हम पे लागू हो जाते हैं। वी आर ऑल रोड यूजर्स। हाँ जी। तो जब हम सड़क पर हैं तो हम ड्राइवर हैं, जी सड़क पर हैं तो हम पैदल यात्री हैं, सड़क पर हम हैं तो यात्री हैं। 3 रूप में हम सड़क का इस्तेमाल करते हैं। जी। तो जिस रूप में भी आप सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं उस रूप में आप यातायात नियमों का पालन करिए, और वो यातायात के नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा असुरक्षित रोड के ऊपर होते हैं। एक भोपाल जैसे शहर में एक आम आदमी लगभग 4 घंटा प्रतिदिन सड़क के ऊपर रहता है। जी। तो जब आप सड़क पर हैं तो आप सड़क के नियमों का पालन करिए और दुर्घटना से बचिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। छोटे छोटे से जो उपाय जो हम अपने बच्चों को भी सिखा सके, आगे आने वाली भावी पीढ़ी को भी बताएं और खुद भी उन्हें अपनाएं, वो छोटे छोटे नियम क्या हो सकते हैं? बहुत छोटा सा नियम है। जैसे आप 2 पहिया वाहन चालक हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग जब हम चेकिंग करते हैं, हमारे पुलिस अधिकारी, तो कहते हैं सर क्या हेलमेट पहन लिया तो क्या हम हमेशा के सुरक्षित हो गए? तो हमने उनको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि 2 मोमबत्ती जला दी जाए, एक मोमबत्ती को खुला रख दिया जाए, एक मोमबत्ती को कांच से कवर कर दिया जाए, और पंखे को पंखा चला दिया जाए, तो जो मोमबत्ती कवर नहीं है वो पहले बुझ जाएगी। वो बात अलग है, कोई तूफान आ जाए तो वो दूसरी मोमबत्ती हो जाएगी, लेकिन वो सुरक्षित है। तो बहुत छोटे से उदाहरण हम लोगों को देते समझाते हैं। फिर जैसे आप गिर जाते हो, हाथ पैर की चोट तो ठीक हो जाती है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि अभी भी सिर का कोई इलाज है नहीं। जो न्यूरो सर्जन है वो भी ये कहते हैं कि सिर में अगर आपको चोट लग गई हो, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो गया, तो कभी रिपेयर नहीं होता, विकलांगता आ जाती है। तो परमात्मा की अनुपम कृति है मानव शरीर, ये आपको ईश्वर ने जन्म दिया है, तो आप इसको सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। जी जी। कौन से 10 नियम हो सकते हैं जो कि यातायात के 10 नियम होते हैं जिन्हें पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होना चाहिए? सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पहिया वाहन चालक, तो आप हेलमेट पहनिए। कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। पैदल यात्री हैं तो फुटपाथ का इस्तेमाल करिए, और सड़क पार करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से करिए। और एक और, जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो उसके लिए एक साधारण नियम है कि जैसे ही आप सड़क पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका सामना दाहिने तरफ से आने वाले ट्रैफिक से होता है। तो पहले आप दाहिने देखिए, फिर बाएं देखिए, फिर दाहिने देखिए, फिर आप सड़क पार करिए। तो ये नियम है। बच्चों को सड़क पर नहीं खेलने दीजिए। सड़क का इस्तेमाल करते तो सुरक्षित रूप में करिए।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिक्लेयर्ड नो पार्किंग जोन है, जी। जैसे अंडरब्रिज है, फ्लाईओवर है, किसी सरकारी संस्थान का दफ्तर है, हाँ जी। उसका मुख्य द्वार है, तो नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ियां मत खड़ी करिए। फिर अगला नियम आता है कि जो निर्धारित स्थान पार्किंग के उन पे आप अपनी पार्किंग करिए। बिल्कुल ठीक। फिर आप अपनी गाड़ी का समय समय पर चेक करा दीजिए, उसका पॉल्यूशन हो और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो और आपके दस्तावेज हो। सर हम ये नियम थोड़ी सी बाद में लेंगे क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो क्यों जी। ना उनका कॉल पहले ले लिया जी, जाए। जी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए आप अपना प्रश्न। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के लिए हम लोग वाहन चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, और जब 4 पहिया चलाते हैं तो सीट बेल्ट का हम उपयोग करते हैं। तेज रफ्तार में वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल पे बात न करें, नशे की हालत में हम वाहन न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं, बिना लाइसेंस के हम वाहन न चलाएं। प्रश्न रख दें आप। अपने लेन में वाहन चलाएं, पार्किंग का नियम का पालन करें, घायलों की हम मदद करें। इसके अलावा जो बहुत लोग जो है मोटरसाइकिलों में हार्न, प्रेशर हार्न लगा देते, तो अगर तेज चलाते बहुत लोग स्टंट करते हैं तो इससे उनका तो नुकसान होता है, जो सामने वाला होता है, बगल वाला होता है, गिर जाता है, उसको भी नुकसान पहुंचता बिल्कुल है। ठीक। और कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके कागज मर चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, 3 लोग जी 4 जी लोग बैठ जी करके चलते जी हैं। समझ उनका चुकी हूँ मैं भी आपकी बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इनका कहना ये है कि जो लाउड स्पीड में स्पीकर जो लगा के और बिल्कुल हॉर्न बजाते चलते हैं, खुद का नुकसान करते हैं, दूसरे को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए क्या नियम? उनके लिए ये है कि जो प्रेशर हार्न लगाते हैं, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती है, जुर्माना किया जाता है जी। और उसके साथ उनका हार्न भी निकाल लिया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो नंद स्वरूप जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आ जाते हैं फिर से हमारे नियम पर कि वो 10 नियम जो आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को। बहुत सारे नियम तो हमारे मिश्रा जी बता गए, तो शराब जी पीकर वाहन ना वो चलाएं। प्रश्न ना पूछकर खुद ही। जी जी बहुत अच्छी बात है कि वो इतना ज्ञान तो रखते हैं। अगले जी। नियम यही है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना की जाए। जी। रात में जब आप चलते हैं तो डिपर लाइट में चलें, अपर लाइट में ना चलें, खासकर शहर के अंदर। तो ऐसे हमारे जो 9-10 नियम है वो यही नियम है जिनका हमको नियमित रूप से पालन करना चाहिए। जी जी सर, कितनी बार ये देखने को मिलता है ना कि हमने दूर से देख लिया कि भाई उस चौराहे पर पुलिस खड़ी है, अब क्या करेंगे ना, हमने यू टर्न ले लिया, अब हम गली में से घुस घुसा के कहीं से निकल गए हैं, हमें हेलमेट नहीं पहनना, हमारे हेयर स्टाइल बदल जाएगी, हम वो वजन नहीं उठाना चाहते हैं, कहाँ टांगेंगे, क्यों रखें, क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करें। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए क्या उस चौराहे से पहले भी कुछ लोगों को खड़ा नहीं किया जा सकता कि पकड़ ले उन लोगों को? लगाते हम लोग ऐसे जी। स्टॉपर लगा के लगाते हैं, और फिर जब आप रॉन्ग साइड से भगते हो तो हमारे भोपाल शहर में लगभग 40 चौराहों के ऊपर कैमरे लगे हैं। हाँ जी। तो उसमें भी अगर आपकी इमेज आ जाती है तो फिर हम आपका ई नोटिस के द्वारा चालान भेजते हैं और फिर आपका चालानी कार्रवाई की जाती जी है। जी जी। तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो छोटी सी बचत आप करते हैं ना कि हमें उतना सा वजन नहीं उठाना, भाई वो वजन नहीं है, वो आपकी जिंदगी की सुरक्षा है। अगर आप उस चीज को कैरी नहीं करेंगे ना कहीं आप अपना और अपने परिवार का नुकसान करने वाले हैं। और ये जो पुलिस है जो दिन रात लगी रहती है आपकी सुरक्षा में, भाई इनकी भी तो सुनिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ये आपको समझाने के लिए। और आज ये प्रोग्राम में भी हमने ये जो सब्जेक्ट उठाया है ये भी इसीलिए कि कुछ जानकारियां जो हैं इन्हें आप अपनाएं और अपनी सुरक्षा करें। सड़क सुरक्षा के सुझाव कौन से देते हैं? मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो खड़े करके वहीं पर सुझाव देना कितना कारगर सिद्ध होता है? हम लोग करते हैं, जैसे कई बार जो स्कूल कॉलेज के छात्र हैं जी। चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और हेलमेट नहीं लगाए हैं या किसी यातायात नियम को तोड़ते हैं, तो फिर हम उनको 1 घंटा खड़ा रखते हैं। जी अच्छा, ठीक है, जुर्माना तो करते हैं लेकिन एक खड़ा जरूर रखते हैं उनको, बहुत अच्छा। कि आपको ये चीज़, भाई यातायात पुलिस का ध्येय आपका चालान करना नहीं है, जी हमारा ध्येय है आपकी सुरक्षा। जी। मैं एक और कॉलर लेना चाहती हूँ। हमारे साथ में देवेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं भोपाल से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संक्षिप्त में अगर आप अपना प्रश्न रखें। जी स्वागत है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर प्रभात चौराहे पर जो जगह जगह से गाड़ियां आती हैं और जाम की स्थिति बन जाती है, उस संबंध में पुलिस प्रशासन यातायात क्या प्रयास कर रही है? देवेंद्र कुमार जी, जो प्रभात चौराहा है, अभी आपने देखा होगा एक फ्लाईओवर बना है, वो फ्लाईओवर आया है आपका सुभाष नगर से और फिर वो निकल जाता 80 फीट रोड से, रायसेन रोड भी आके जुड़ता है। और अगला जो हमारा जो ट्रैफिक आता है
वो पुल बोगदा चौराहे से आके प्रभात चौराहे पर मिलता है। तो आपने देखा होगा कि जो वरेण्य मोटर्स के सामने जो नाला निकला हुआ है उसकी पुलिया संकीर्ण पुलिया है। तो यह बात शासन के ध्यान में लाई गई है यातायात पुलिस की तरफ से। अब वहाँ पर उस पुलिया का चौड़ीकरण किया जा रहा है, प्रभात चौराहे को रीडिज़ाइन किया जा रहा है और उसमें फिर एक फ्लाईओवर की भी बात चल रही है ताकि जो हमारा ट्रैफिक जो रायसेन रोड वाला है वो सीधा प्रभात चौराहे को फ्लाईओवर करके हम निकाल देंगे और सीधा जाके वो पुल पोख्ता के पास मिल जाएगा। तो ये जो आपकी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, लगभग इसमें 1 साल का समय लगेगा। जी जी जी, आपकी समस्या का निराकरण होने वाला है, संपूर्ण जवाब आपको मिल चुका है। जी हाँ, आपने बताया कि उन्हें खड़ा रखते हैं, ये बहुत अच्छा है। मतलब एक व्यक्ति को क्या रहता है ना कि मैं जल्दी से निकल जाऊं। जी हाँ, समय बहुत कीमती है, आपकी जान उससे ज़्यादा कीमती है। जी, खड़ा रखना ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलिए आप 1 घंटे तो कम से कम खड़े रहिए। वो जो स्कूल कॉलेजेस में होता था ना कि हम खड़े रहकर कान पकड़ के खड़े रहते तो अपने आप को महसूस होता था कि हमने गलती की है, क्योंकि जब 4 व्यक्ति आपको देखता है ना तो वहाँ पर खड़े रहना ही शर्मिंदगी होती है और वो याद रखता है व्यक्ति। जी सर। हमारा ध्येय हमने पहले भी आपको बताया, यातायात पुलिस का उद्देश्य आपकी चालानी कार्रवाई नहीं है, आपका चालान नहीं बनाना है। हमारा ध्येय है आप यातायात नियमों का पालन करें, आप सुरक्षित रहें। और यही मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ कि आप जब सड़क पर आते हैं तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित आप सड़क पर होते हैं। बहुत ही जरूरी नहीं है कि आप अपनी गलती का खामियाजा भुगतें, आप निर्दोष हैं, कोई दूसरे की गलती का भी खामियाजा भुगत सकते हैं। हाँ जी, भारतीय सड़क सुरक्षा नियम में कुछ नवीनतम बदलाव आए हैं, वो क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संशोधन किए जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली अभी एक तो नया नियम ये आया है कि पहले लोग एक्सीडेंट विक्टिम की मदद नहीं करते थे। जी 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 जी। दुर्घटना होने के बाद लोगों के मन में एक ये रहता था कि कौन पुलिस के लफड़े में पड़े, एक आम बात होती है, लोग सोचते हैं। तो भारत सरकार ने अभी एक नया नियम लाए है, अगर आप दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करेंगे तो सरकार आपको 5,000 रुपये का इनाम देगी। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। और दूसरी चीज़ मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ, 1989 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि अगर आप घायल विक्टिम की मदद करते हैं तो पुलिस आपसे अनावश्यक पूछताछ नहीं करेगी। इसलिए हमको प्रत्येक दुर्घटना यदि हमारी आंखों के सामने घटित होती है तो दुर्घटना में घटित व्यक्ति की तत्काल मदद की जाना चाहिए, जिससे हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, उसके कष्ट में हम सहयोगी, उसके कष्ट निवारण में हम उसके सहयोगी हो सकते हैं। मानवता अपने अंदर रखना चाहिए। हिमांशु जी जुड़ चुके हैं भोपाल से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए आप। जी नमस्कार जी जी, हिमांशु जी थोड़ी सी आवाज अपनी तेज कीजिए और टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। जी रखिए आप अपना प्रश्न। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब से कि जी रखिए, आवाज आ रही है आपकी हम तक? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब से कि चेतक ब्रिज से लेकर अन्ना नगर प्लेस तक ट्रैफिक का जो पीक आवर्स में ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है। हाँ जी। और वहाँ ट्रैफिक अच्छे से नहीं निकल पाता, तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कोई कार्य योजना बनाई है क्या? हाँ जी जी। क्योंकि भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने अभी एक नई कार्य योजना बनाई है जिसमें आप देखेंगे कि गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक एक फ्लाईओवर बना दिया है। तो जो ट्रैफिक कंजेशन होता था बोर्ड ऑफिस पे, वो कंजेशन ख़त्म हो गया है। बोर्ड ऑफिस पे, प्रगति पे, मानसरोवर पे, रानी कमलापति स्टेशन से लगभग हमारा 50% ट्रैफिक उस फ्लाईओवर से निकल जाता है। रहा सवाल ज्योति टाकी, चेतक ब्रिज, अन्ना नगर से ले होकर जो गोविंदपुरा की तरफ ट्रैफिक जाता है, तो उस पर एक कार्य चल रहा है। अन्ना नगर के पास कंजेशन होता है, एक रास्ता हमारा कस्तूरबा अस्पताल से आता है, एक गोविंदपुरा थाने की तरफ से आता है, एक हमारा ISBT की तरफ से जाता है, एक अन्ना नगर की तरफ चला जाता है। तो उस जंक्शन को रीडिज़ाइन किया जा रहा है। रीडिज़ाइन करने के बाद उसका चौड़ीकरण होगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिससे कि हमारा यातायात सुगमतापूर्वक चलता रहे। जी बहुत ही अच्छी जानकारी भाई। ये अच्छी एक बात है कि जी सरकार भी आपके लिए है, पुलिस भी आपके लिए, हमें थोड़ा सा सहयोग देना है। कौन से नियम में थोड़ा जो बदलाव आपने बता दिए वो आगे बढ़ाएं अगर हम। तो ये एक नियम है। दूसरा ये कि आप वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें। जी जी। जितना खतरनाक ड्रंकन एंड ड्राइविंग है, उतना ही खतरनाक आपका मोबाइल से फ़ोन करते बात। सही।
मोबाइल से बात करते समय वाहन चलाना है। जी जब आप मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ध्यान भ्रमित होता है। हाँ जी तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका 50% ध्यान ड्राइविंग के ऊपर है और 50% ध्यान आपका मोबाइल के बात करने पर है, तो आपके 50% चांस एक्सीडेंट के बढ़ जाते हैं। तो भारत सरकार ने ये नियम पहले भी बना दिया है, अभी इस पे सख्ती कर रही है कि आप वाहन चलाते समय मोबाइल पे बात ना करें। आप अपने साथ साथ आपका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड भ्रमित हो जाता है, आप भ्रमित हो जाते हैं, उतना ध्यान रहता नहीं है और आप दुर्घटना को आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही जी, ये करना नहीं है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है ना, हमारे पास में 4 व्हीलर बहुत महंगी वाली गाड़ी है, अब हमें लाइसेंस मिल गया, हम तो कितनी भी तेजी से गाड़ी चला सकते हैं और किसी को भी उड़ा सकते हैं। ये जो लोग हैं इन्हें समझाएं कैसे, मतलब क्योंकि ये एक मानसिकता पर आ गया है और जो न्यू जनरेशन है, कुछ लोग जो बच्चे हैं आजकल के कि नहीं मैं तो कितनी भी स्पीड में चला लूंगा, इनको पकड़ के कैसे समझाया जाएगा? आप देखिए जैसे वीआईपी रोड है, जी आपका स्मार्ट रोड है, आपका लिंक रोड नंबर 1 है। आप देखेंगे पीक आवर्स में हमारे लोग वहाँ पर स्टॉपर लगा के चेकिंग करते हैं ताकि आप वाहन की गति धीमी कर लें स्टॉपर को देख के, और अपने स्थान जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ सुरक्षित रूप से पहुँचें। तो ये लोग हम करते हैं। अभी आपने देखा होगा होली का त्यौहार निकला है, जब आप निकले होंगे तो हर चौराहे से 50 मीटर पहले हमने स्टॉपर लगा दिए थे। इसलिए लगा दिए थे कि आप त्यौहार मनाने निकले हैं, खुशियों का त्यौहार है, तो खुशियों के साथ त्यौहार मनाइए, गम को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? खुशियां अपने पास रखिए, गम भी अपने को नहीं लेकर आना है। सूरज यादव जी जुड़ चुके हैं भोपाल से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए आप अपने प्रश्न। जी सर, जैसे मैंने देखा है हम लोग भोपाल में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को हेलमेट लगाने में बहुत दिक्कत आती है। उनको लगता है कि हेलमेट लगा रहे हैं तो सर बहुत भारी सा लग रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, उनको लगता है कि हेलमेट लगाने से उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सर इसके अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं? जी भोपाल शहर में यातायात पुलिस ने एक एजुकेशन सेल का गठन किया गया है। उस एजुकेशन सेल का प्रभारी मैं हूँ। हमारे साथ 2 लोग और हैं, गिरीश सारस्वत हैं और एक देवेंद्र लोधी हैं, 2 लोग हैं। एक हमारे एसीपी हैं, वो भी हमारे साथ इसमें देवेंद्र यादव, वो भी रहते हैं। जी जी तो हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, बहुत सारे जैसे शासकीय संस्थान हैं उनमें जाते हैं, स्कूल कॉलेज के अलावा, और हम उनको बताते हैं कि आप यातायात नियमों का पालन करिए, सुरक्षित रहिए, खासकर हेलमेट लगाने के बारे में। जो प्रश्न आपने किया वो प्रश्न भाभी बोलते हैं कि सर हम हेलमेट लगाते हैं तो हमारा सिर भारी हो जाता है। जी मेरा आपसे निवेदन है, हो सकता है कि आपको पहले दिन अनइजीनेस लगे, लेकिन जब आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि आपके उस सिर के ऊपर एक कवच होना चाहिए जो आपको सुरक्षित रखें। तो आप हेलमेट लगाएंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। और लोग ये कहते हैं कि हमारा सिर भारी हो जाता है, कभी हो गया होगा ऐसा कुछ किसी व्यक्ति, लाखों में एक आध व्यक्ति के साथ, लेकिन 99.9% लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता। जी हाँ, जैसी आदत हम डालेंगे वैसे ही तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी डालेगी। और अगला प्रश्न भी मेरा यही था कि क्या कुछ ऐसी कवायतें होती हैं कि हम स्कूल कॉलेजेस में जाएं, आने वाली पीढ़ी को समझाएं, कुछ जो नियम रेगुलेशंस हैं वो उनको बताएं, जिससे कि उनके भी अंदर आत्मसात करने की धीरे से भावना तो जागृत हो। क्योंकि कई बार देखने को ऐसा मिलता है ना कि घर में गाड़ी आ गई ना तो हमें बड़ी शान लगती है, मेरा तो 13 साल का बेटा है वो चला लेता है, मेरा तो 10 साल का बेटा है वो चला लेता है। तो ये जो पेरेंटिंग ही है वो ही अपनी शान दूसरों में बघाड़ते हैं और बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं। तो ये कितना नुकसानदायक है और इसको समझाइश कैसे दी जाए आने वाली पीढ़ी को? देखिए, हमारी सरकार, हमारा संविधान, हमारे नियम कानून ये कहते हैं कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको लाइसेंस की पात्रता होगी। बिल्कुल ठीक। 18 साल के जब हो जाएंगे तो आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो एक वैज्ञानिक रूप से भी ये कहा जाता है कि आप 18 साल के हो गए हैं तो आगे एक परिपक्व व्यक्ति हो गए, अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं। और जब आप 17-18 साल के हो जाते हैं तभी आप कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, स्कूल की शिक्षा आपकी ख़त्म हो जाती है। तो निश्चित रूप से आयु और उम्र का एक जो पैमाना तय किया है शासन ने, वो कहीं ना कहीं मेडिकल कहते हैं ना, हमारी शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए किया है। अब आप 5वीं के बच्चे को 10वीं का कोर्स पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ पाएगा। तो शने शने धीरे धीरे हमारा शरीर मजबूत होता है। हम 5 साल के बच्चे, ठीक है आप 12 साल के हो गए, गाड़ी चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चला सकते हैं।
लेकिन जब आप मुख्य मार्गों पर वही गाड़ी लेके आते हैं तो उस यातायात के दबाव को आप सहन नहीं कर सकते। एक गाड़ी आपके बगल से निकल रही है, एक गाड़ी आपके पीछे चल रही है, एक गाड़ी आपके आगे चल रही है और बार बार कोई व्यक्ति हॉर्न भी बजा रहा है, कोई आपको वो भी दे रहा है, तो आप उस ट्रैफिक के प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि आप उम्र के और शरीर के हिसाब से उतने परिपक्व नहीं हुए हैं, आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं उतनी दक्ष नहीं हुई हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को आमंत्रित दे रहे हैं। और फिर आप विदाउट लाइसेंस और आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना पड़ेगा, पेरेंटिंग में भी थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। अपनी शान झूठी बघारने के लिए बच्चों की ज़िंदगी या दूसरों की भी ज़िंदगी हमें दांव पर नहीं लगाना है। जो ट्रैफिक के नियम है, कई बार ऐसे को देखने को मिलता है ना, सड़क पर बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स लगे रहते हैं, उनको समझना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम अपना लाइसेंस लेने जाते हैं तब सब कुछ आपको शिक्षा दी जाती है, लेकिन फिर वही है कि हम कितना याद रखते हैं कितना नहीं। तो क्या इसके लिए भी कुछ अलग अलग वर्कशॉप्स ऐसे समाज को जागृत करने के लिए ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल है, हमारी एजुकेशन सेल प्रत्येक हफ्ते में किसी न किसी एक स्कूल में जाएगी, किसी स्कूल में किसी सरकारी संस्थान में जाएगी, हम सरकारी ऑफिसों में भी जाते हैं और वहाँ जाके लोगों को इस बारे में बताते हैं कि आप यातायात नियमों का पालन करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत वर्ष 2024 में हमने लगभग 150 स्कूल कॉलेजों में गए हैं और 29,000 छात्रों को हमने इस बारे में यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है ये। अब अगर बात की जाए, आपने बोला कि वहाँ पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अब एक प्रावधान आ चुका है कि आप उनको एक इनाम राशि देंगे। एक व्यक्ति को अच्छा लगता है कि मैंने अच्छा, लेकिन सबसे पहले कॉल किसे करें? सबसे पहले आप 108 को कॉल कर सकते हैं, जो हमारी एम्बुलेंस है। 108 के बाद आप डायल 100 को कॉल करिए। हमारे आपने देखा होगा भोपाल शहर में लगभग डायल 100 की लगभग प्रत्येक थाने में एक एक गाड़ी है, तो लगभग 50 गाड़ियां हमारी चौराहों पे खड़ी होती। जैसे ही आप डायल 100 लगाते हैं तो तुरंत आपकी मदद के लिए पुलिस पहुंच जाती है। और घायल ज़्यादा है तो आप 108 लगाइए, एम्बुलेंस आएगी, घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएगी, उसकी मदद होगी। जी, कई बार देखने को ये मिलता है ना कि कहा जाता है कि मेरे पास में, अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी की कोई कागजात नहीं है, मैं तो ऐसा करूँगा 100-200 रुपये आगे बढ़ा दूंगा और मैं छूट जाऊँगा। ये सोच कितनी वाजिब? बिल्कुल वाजिब नहीं है। मेरा ये कहना है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपकी दुर्घटना होती है तो आपके कोई अधिकार ही नहीं है। पुलिस ने मुकदमा भी कायम कर लिया तो आप न्यायालय में हार जाएंगे, क्योंकि वाहन चलाने के लिए आपके पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है और लाइसेंस नहीं है तो आपको वाहन चलाने का अधिकार नहीं है। तो आपको वो चीज़ें होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इंश्योरेंस होना चाहिए। ये 3 चीज़ें एक प्राइवेट व्यक्ति जो अपना गाड़ी चलाता है उसके लिए अनिवार्य हैं। मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये चीज़ें अनिवार्य कर दी हैं। जी जी, ये चीज़ें अनिवार्य हैं। आपको कुछ चीज़ें तो संभाल कर रखना है अपनी गाड़ी के अंदर। बिल्कुल, अगर हम उन कागजातों को नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि हम अपने जो बच्चों को भी सिखा रहे हैं, हम खुद भी सीख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप सुधरोगे, खुद सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो एक व्यक्ति कहता है मेरे एक करने से क्या होता है, मैं क्यों, वहां पर तो सभी लोग तोड़ रहे थे नियम, मैंने भी एक ने अकेले ने तोड़ दिया है। और अब जो आपने जैसे बताया कि सीसीटीवी भी लग चुके हैं, चौराहों पर भी लग चुके हैं, लेकिन कई बार देखने को आता है कि हम रुके हुए हैं, वहां पर रेड लाइट जली हुई है, हम सब रुके हैं, 2-4 लोग अपने आगे निकल के चले जाते, फिर उन 2-4 को देखकर 1-2 ने और अपनी स्पीड बढ़ा दी है। इन लोगों के लिए जैसे कि आपने बताया कि एक वहां पर सीसीटीवी है, लेकिन अगर वो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और ऐसे लोगों को पकड़ने का क्या प्रावधान है, फिर उनको सजा कितनी होगी? उस चौराहे पे हमारे जो आपने देखा होगा जगह जगह पे हमारे यहाँ यातायात पुलिस में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी लगे रहते हैं। सबके पास वायरलेस सेट होते हैं। कोई व्यक्ति जानबूझ के रेड लाइट सिग्नल को जंप करता है तो हम अगले स्थान के लिए वायरलेस सेट द्वारा पॉइंट देते हैं, उनको वहाँ रोका जाता है, उनकी गाड़ी नंबर बताई जाती है कि फलाने वाहन इस नंबर की है और ये यहाँ से रेड लाइट जंप करके भगे हैं, रोशन फर्ज कीजिए कि रोशनपुरा से निकले पॉलीटेक्निक की तरफ जा रहे हैं, तो हम बता देते हैं कि आप अगर आपके चौराहे पे आते हैं तो उनको रोक लीजिए। वो अगर वहाँ पहुँचते तो रोक लिया जाता और फिर उनको जुर्माना किया जाता। जी, हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक जी जबलपुर से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए आप अपना प्रश्न। जी मैडम जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि
अधिकतर देखा गया कि कैमरे ना होने के कारण यातायात व्यवस्था में बहुत व्यवधान उत्पन्न होता है और जो नए वाहन चलाने वाले रहते हैं, चाहे कैसे भी वाहन हो, बड़े छोटे कैसे भी हों, तो वो कहीं भी ले आके वाहन खड़ा कर देते हैं और निकालते वक्त क्या है, वो लोग यहाँ वहाँ घुमाते हैं, तो लोगों को परेशानी होती है और हमेशा एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि उनसे ठीक से चलाते बनता नहीं है। तो कैमरे रहेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं, हर 15 दिन में, एक हफ्ते में आप उसकी जाँच करें तो आपको सब कुछ पता चल सकता है, क्या गड़बड़ी हो रही है, एक्सीडेंट बचाने से कैसे लोगों को रोका जाए। और फिर होश नहीं होता है तो आप ड्रोन उड़ा के देख सकते हैं, ये काम करिए। इसके बारे में कुछ सुझाव आया है ये जी सुझाव आया है, प्रश्न तो नहीं आया है, सुझाव आया है। क्या बता रहे हैं जी, ये यही कह रहे हैं कि अगर कहीं पर जहाँ कैमरे काम नहीं करते हैं, अगर वहाँ पर कैमरा और तत्परता से काम करेंगे तो वो जो कुछ ना कुछ और जो मिसबिहेव होता है लोगों के द्वारा, वो हम और बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल है, उन कैमरों की जो लगे हैं उनसे हम आदमी के व्यवहार की जानकारी भी लेते हैं। जी। फर्ज करिए किसी चौराहे पे यातायात के नियमों को नहीं तोड़ा, हो सकता है कोई अपराध घटित हुआ हो, तो उसमें भी उन कैमरों की मदद लेते अरे हैं। वाह, जी, और ये कैमरे बहुत हाईटेक कैमरे हैं, अरे वाह, बहुत हाईटेक कैमरे हैं। जी, लगभग 25 करोड़ का ही प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट सिटी द्वारा लगाया गया। अच्छा, मेरे भी मन में ये आता है कि आप ये समझिए ना कि वो तो एक कैमरा लगा है, लेकिन उसके पीछे टीम कितनी काम कर रही होगी, कितनी एफिशिएंसी लगती होगी उन लोगों की, कितने सारे लोग वहां पर बैठे होंगे आपकी सुरक्षा के लिए, और आप अपनी सुरक्षा खुद ही नहीं कर रहे हैं। आप जाके हमारे यहाँ वीडियो कॉल देख सकते हैं और 24 घंटे मॉनिटर करते हैं उसको, 24 आवर। जी, मतलब शिफ्टों में आदमी काम करता है और वो कैमरे देखता रहता है, रात में भी 12 मतलब 24 घंटे, मतलब बंद नहीं होता हमारा कंट्रोल। बहुत बहुत ही मुस्तैदी से काम चलता है। वो कौन कौन से नियम है जो अभी बदले ना 1 मार्च से, कि जहाँ पर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो इतने रुपए से अब बदल के इतने रुपए हो गए, अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कितने रुपए लगेंगे, अगर थोड़ा सा वो चार्जेस के विषय में बता दें। ड्राइविंग लाइसेंस का जैसे जुर्माना है, अलग अलग व्हीकल का है, जैसे कॉमर्शियल व्हीकल का 5000 जुर्माना है और सामान्य उसका 2000 जुर्माना है। तो जुर्माने की अलग अलग राशियाँ अलग अलग राज्यों में निर्धारित की गई हैं। हाँ जी। और प्रश्न ये है कि हम जुर्माने की तरफ जाएं क्यों? सर मानते ही नहीं है ना, मानते ही नहीं है। मानते ही नहीं वो है एक लोग। लास्ट आप भी तो ऑप्शन है कि समझा नहीं रहे हैं, मानते तो हम मानते ही जुर्माना नहीं है। कर हम भी ये देते हैं। प्रोग्राम के द्वारा समझा रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। हमारा ये कहना है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप हेलमेट नहीं पहने हैं, मैंने आपको 500 रुपये का जुर्माना कर दिया। हाँ जी। प्रश्न, क्या आपकी जीवन की कीमत 500 रुपये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन आप गिरोगे, आपका सर टकराएगा, जी, तो उसकी कीमत 500 जिंदगी की कीमत कुछ नहीं होती है। ये विषय बहुत बड़ा है, अगली बार और फिर सर को लेकर आएंगे हम और उनसे बहुत सारी जानकारियां लेंगे। अभी टू भी कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपके लिए बहुत सारा है मनोरंजन का भंडार, तो क्यों ना इनको धन्यवाद दे दिया जाए। तो आप आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी बातों पर अमल जरूर करेंगे। धन्यवाद सर आपका। जी, आपको जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, चाय का कप लेकर आइए, मैं भी अपने चाय के कप के साथ हाजिर होंगी। ब्रेक के उस पार बहुत सारे मनोरंजन के साथ एक वर्सेटाइल सिंगर आपके साथ में लेकर आने वाली हूं मैं। तो चलिए लौट कर आती हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माता, आपसे विनती है कि इनके अतिरिक्त मेरी वरमाला किसी अन्य भय की शोभा ना बने। सभा में उपस्थित सभी राजा, राजकुमार और योद्धाओं से अनुरोध है कि आप अपने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इस शिव जी के पवित्र धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। जो इस कार्य में सफल होगा, राजकुमारी सीता की वरमाला उसी की देह की शोभा बनेगी। सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। ये रामायण की जो कथा है, सुनो पढ़ो, लेकिन टेस्ट ये है कि मन में राम प्रेम उत्पन्न हुआ कि नहीं। वो यदि हो गया तो फिर हमारा प्रयोजन वो सफल हो गया।
संपूर्ण तुलसी रामायण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। वो महिलाएं जिन्होंने संगीत की दुनिया में फहराया सफलता का परचम, वो फीमेल सिंगर्स जिनके टैलेंट का लोहा माना पूरी दुनिया ने। जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू। साथ ही होली के रंगों से सजेगी रंग बिरंगी रंगोली। अरे होरी खेले रघुबीरा या वधु में होरी खेले रघुबीरा। महिला दिवस पर संगीत की दुनिया की सफल महिलाओं के गाए गाने और होली के रंग में भीगे गीत और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखें रंगोली। रविवार 9 मार्च सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। जानेंगे हर बार कुछ नया हम, पता है सवालों के हो तुम बम, इसीलिए जवाबों के लिए लाए हैं तुमसे मिलाने बड़ी बड़ी हस्तियां हम। तो सोच कर रहे हो, आ रहे हैं हर रविवार 12 बजे हम। हाँ, मैजिक शो भी होगा मस्ती की पाठशाला में। हो जाओ हमारे साथ हम कदम मस्ती की पाठशाला में। आ रहा हूँ लेकर मस्ती की पाठशाला, जहाँ होगा धमाल और होंगे इंटरेस्टिंग सवाल। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब जो हमारा सेगमेंट है, हमारे मेहमान, इसमें मिलवाने वाली हूँ मैं आपको हमारे एक वर्सेटाइल सिंगर से। तो क्यों ना इनका भी स्वागत कर लिया जाए। तो जी हाँ, मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मुकेश जी से। तो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बताना चाहती हूँ कि आप ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, दूरदर्शन आकाशवाणी में काम करते हैं, आप ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं, आप फिल्मों में संगीत दे चुके हैं, आप गाने भी लिखते हैं, कंपोज भी करते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना सब कुछ, मतलब मैं तो अब घबरा ही चुकी हूँ क्योंकि इनसे बातचीत ही कर ली जाए। तो जी थोड़ा सा आप भी अपने विषय में बताएं हमारे दर्शकों को। मैं 2000 से सिंगिंग कर रहा हूँ जी, और मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंगर्स को मैच कर लूँ और कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। क्या बात। 12 सिंगर्स की आवाज़ में मैंने परफॉर्म किया है अधिकतर जी। और आज मुझे 20 साल हो गए हैं परफॉर्म करते हुए, स्टेज परफॉर्म करते हुए। आकाशवाणी से भी मैं अप्रूव्ड हूँ और दूरदर्शन के कई एपिसोड में मैंने काम किया हुआ है। वाह। आज मुझे फिर एक अवसर मिला है आपके दूरदर्शन में मैं दर्शकों से मुखातिब हो रहा हूँ। जी जी जी। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी जी, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसे कलाकार जो कि मतलब आप समझिए ना कि हमें तो सिर्फ भगवान ने एक ही आवाज़ दी है, लेकिन ये अलग अलग जॉनर में गाते हैं, अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ में जब ये परफॉर्म करते हैं, वो जो फीलिंग आती है वो उस विषय में अगर आप बताएं कि स्टेज पर हम जाते हैं, फिर जब फरमाइश आए अब आप मुकेश सुना दीजिए, अब आप रफ़ी सुना दीजिए, मतलब वो तभी के तुरंत आप उसको चेंज कैसे करते हैं अपने गले को? ये सब उस ईश्वर, उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। ये सब उन्हीं की कृपा से होता है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ जी। और दर्शक इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बड़े कलाकार की पहचान यही होती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि ज़मीन सबको मिली है इस दुनिया में, लेकिन आसमान में जिसने अपनी जगह बनाई है वही है एक महान योद्धा, एक महान कलाकार। तो क्यों ना इनसे कुछ सुन लिया जाए। तो आप हमें क्या सुनवाना चाहते? मैं एक किशोर कुमार जी का मोटिवेशनल सॉन्ग सुना रहा हूँ जी।
बहुत अच्छा मुझे मेरे को पसंद है बिल्कुल और बड़ा इंस्पायरिंग है ये गीत। जी तो मैं आपको 2 लाइनें सुना रहा हूँ। जरूर। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी जिंदगी। वाह वाह वाह, बहुत बहुत ही अच्छा गाया। अच्छा, ये जब गाना शुरू कब से हुआ, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि क्या बचपन से ही शौक था, घर में भी कोई गाता था? अब मैं कॉलेज में हमारे शोज़ होते थे जी। और स्कूल से तो मैं जुड़ा ही हुआ था। स्कूल में मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था, तो उसमें मैं साइड ड्रम प्ले करता था। और 11th क्लास तक मैंने ना उसमें बैंड में प्ले किया था ड्रम, तो वो अंतरात्मा में वो समाहित हो गया था। जी। फिर कॉलेज में शोज़ होते थे तो मेरे को इच्छा होती थी कि मैं भी परफॉर्म करूं, तो विधिवत मैंने फिर उसके बाद है ना पंडित नंदकिशोर जी शर्मा से शिक्षा ली जी। और एमए का कोर्स किया। उसके बाद मैंने है ना परफॉर्म करना शुरू करा। जी जी। तो कहा जाए ना, वो बचपन का प्यार है ये, वो जो बचपन का प्यार होता है उसको आपने परवान चढ़ाया अपनी मेहनत से, इतना 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 गुण लाए अपने अंदर कि लोग अब सुनने के लिए आतुर रहते हैं। अगला गाना क्या सुनाने वाले हैं आप? मैं मुकेश जी का गाया हुआ एक बहुत ही अच्छा नगमा है जी, वो सुना रहा हूँ आपको। थोड़ी सी वर्डिंग में आपको चेंज करके सुना रहा हूँ। जी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, हम सब की कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, हम सब की कहानी है। एक प्यार का नगमा है। वाह वाह वाह, सच बात है, एक प्यार का नगमा है। बहुत बहुत ही अच्छा गाते हैं आप। किशोर कुमार आपके आइडियल हैं या कोई और? मेरे आइडियल तो यशुदास जी हैं। अच्छा जी। और मैं उन्हीं के गाने गाता हूँ भोपाल में जी। और उनका आशीर्वाद भी है। उनके यशुदास जी के गुरुजी के आदेश पे मैं ये उनके गीत गाता हूँ जी। और इससे मुझे मेरे पहचान मिली है, मेरे को बहुत सफलता मिली है, मेरी पहचान बनी है इन्हीं के गीतों से। जी, तो किशोर कुमार हमने सुन लिए, क्यों ना यशुदास जी भी सुन लिया जाए। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। इस गीत की खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सीधे सीधे ईश्वर की आराधना है जी। और ये मेरे यशुदास जी मेरे गुरुजी, मैं उनको गुरु मानता हूँ। हाँ जी। और उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। तो ये गीत उनके सारे पवित्र गीत हैं और सीधे ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनकी कृपा समझता हूँ कि मैं उनको गाने की कोशिश करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात है। इस बीच में देखिए, लोग आपको पता है क्या, लगातार सुनने को ही बैठे हुए हैं। अब वो मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, वो भूल चुके हैं कि भैया लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो आपको फोन्स भी करने, तो क्यों ना एक बार आपको फ़ोन नंबर रिपीट करवा दूं मैं, जो कि भोपाल दूरदर्शन के फ़ोन नंबर से 1
0755266049 और दूसरा 1800233040। आपके कॉल्स का इंतजार है भाई, आपके लिए पास इतने अच्छे सिंगर आए हुए हैं। अगर किसी के मन में कोई इच्छा है इनसे सवाल करने की तो आपका स्वागत है जी। आप मुझे ये बताइए कि जब आप ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं, बहुत सारे ऐसे फरमाइशें अलग अलग प्रकार की आती होंगी, उन सबको समाहित करना एक कलाकार के लिए कितना कठिन, कितना सरल? ये तो बताना बहुत मुश्किल है, ये तो अनुभव वाली बात है जी कि जितना आपका अनुभव होगा उतना आप है ना पब्लिक को कमांड कर सकते हैं। हाँ जी। और उनकी फरमाइश पूरी कर सकते हैं। और ये एक परीक्षा भी होती है, एक कलाकार की परीक्षा हो जाती है कि ना किसी की मतलब इतने गाने हैं, हज़ारों में गाने हैं, उनको उनमें से अगर कोई पर्टिकुलर गाना उनको सुनना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह पेश करना है, उसमें त्रुटि ना हो। हाँ। अगर मतलब अच्छे से निभा पाएँ, ये अपनी कोशिश होना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, इतने सारे गानों को याद कैसे रखा जा सकता है? मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 2 लाइन करी, अगली बार दिमाग में ऐसा खर्चा करना पड़ता है कि भाई अगली लाइन क्या थी। सुनते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन जब गुनने की बात आती है, जब सुनाने की बात आती है, तब व्यक्ति सब भूल जाता है। तो इतने गाने आप याद कैसे रख पाते हैं? म्यूज़िक चीज़ ही ऐसी है कि उसमें मन है ना लगा रहता है कि ये नशे टाइप का है और ये आत्मा में समाहित होता जाता है। जितना ज़्यादा आप इसमें मतलब इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा वो हो जाता है। और हमारी जो मेमोरी होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या बात है। उसमें जो भी आप है ना, जितने भी गाने अपन कान के माध्यम से सुनते हैं वो सब ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद वो माइंड में आता है, माइंड में आने के बाद आप है ना अमर हो जाता है वो, मतलब हमेशा के लिए याद हो जाता है। और ये मेमोरी होती है, जी, याददाश्त कहते हैं ना करत करत अभ्यास कर जड़मती हो तो सुजान। तो जी हाँ, वो जो जड़ की मति है ना उसको सुजान करने की जरूरत है। लगातार आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप किसी भी चीज़ की अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप परफेक्ट होने वाले। कई बार ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा कि आप स्टेज पर हैं और फरमाइश आई कि आप लता जी का गाना सुनाइए? अब बताइए, एक मेल सिंगर है और आप उनसे बोल रहे हैं लता जी का गाना सुनाइए, तब कैसी फीलिंग आती है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है? ऐसा बहुत बार हुआ है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि हाँ ऐसी जी। फरमाइश होती है जी। और करना भी पड़ती है। और भगवान की कृपा से मतलब क्लासिकल में मैंने मतलब सीखा था, विधिवत सीखा हुआ था, तो मुझे रागों का अनुभव था। तो मैंने कई बार है ना मतलब लिख लिए थे गाने की हाँ जी। कौन सा गाना किस राग पे आधारित है। जी। तो वो उसको पेश करने में ना मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और मैं एक्चुअली क्या है ना सिंथेसाइजर प्ले करता हूँ, तो मेरे को कई फीमेल सिंगर्स को गाने प्ले करके उनको गवाना पड़ा था। तो वो मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। आरसी मिश्रा जी भोपाल से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए आप अपना प्रश्न। पल दो पल का शायर हूँ, ये वाला मुझे सुनवा दीजिए। क्या बात है, वाह फरमाइश आई है साहब कि मैं पल दो पल का शायर। देखिए आपने अभी बात करी थी कि ना मतलब अगर कोई अचानक किसी गाने की फरमाइश करे तो कैसे निभाएंगे, तो ये देखिए वो उसका ताज़ा ताज़ा उदाहरण। मिश्रा जी को फरमाइश, बहुत ही खूबसूरत फरमाइश, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुकेश जी का गाया हुआ है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू सर, आपकी बहुत अच्छी फरमाइश है, बहुत देखिए दर्शकों को भी क्या है, मैंने बोला था ना कि मंत्रमुग्ध होकर आपको सुन रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा झकझोरना पड़ता है कि भाई लाइव फोन इन कार्यक्रम से आप कॉल करेंगे तो आपकी जो फरमाइश है वो पूरी करने के लिए हमारे पास हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा। तो हम बात कर रहे थे कि अगर एक मेल वर्जन को फीमेल को गाना पड़े तो क्या होगा, मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कैसे गाऊं, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? मैं कोशिश करता हूँ, अगर मन बोलता है कि ना हाँ आप परफॉर्म कर सकते हैं तो मैं बिल्कुल परफॉर्म कर देता हूँ, और अगर हिम्मत नहीं बोलती है तो नहीं करता। जी, ये भी बिल्कुल सही है कि व्यक्ति कैसे उस चीज़ को अपने अंदर ढालेगा और उसके अंदर अपने आप को समाहित करेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला गाना क्या सुनवाने वाले हैं आप? मैं जगजीत सिंह साहब की एक बहुत अच्छी गज़ल सुनाना चाह रहा था आपको। तुम इतना जो
मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जगजीत सिंह साहब ने बहुत अच्छी अच्छी गज़लें गाई हैं और 80% लोगों के लिए गाई थी, और इनकी गज़लों से भी मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक गज़ल उनकी पेश करूं, तो मैंने आपको ये कोशिश करी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, जब आप परफॉर्म देते हैं और अभी जो हमारे दर्शक भी जानना चाहें कि भाई आप अगर हमारे प्रोग्राम में आए तो अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दें हमारे दर्शकों को। जी देखिए, सभी जगह प्रोग्राम करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नंबर दे देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी। मेरा नंबर है 9425021432 और 9098198260। ये तो हुए नंबर। आप जैसे कि मुझे थोड़ा सा पता है कि आप एक शिक्षक भी हैं। भाई ये दो अलग अलग ऑनर हो गए कि आप एक तरफ कलाकार हैं, एक तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, देश के भविष्य को आप आगे लेकर जा रहे हैं। ये दो जो आपके एक प्रोफेशन है, एक शौक है, इनको मेंटेन करना कितना मुश्किल कितना आसान? मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे को बच्चों को सिखाने से मेरे को मतलब एक देवी शक्ति की वो प्राप्ति होती है जी, कि ना बच्चों को अपन शिक्षा देते हैं तो एक अनुभूति होती है। हाँ जी। तो मैं उसको बनाए रखने के लिए बच्चों को मैं सिखाने की करता हूँ कोशिश, और सिखाता भी हूँ, और वो बच्चे हैं ना उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा देते हैं। क्या बात। और मेरा उसी में खुशी होती है, उनका परफॉर्मेंस करने पे मेरे को बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। घर के आपके खुद के बच्चे कितना शौक रखते हैं? देखिए, जैसा आपने सुना है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है, वो तैरना को सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बेटा गिटार बहुत अच्छा प्ले कर लेता है। अरे वाह। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सिखाया है, वो खुद प्ले कर लेता है, खुद ही सीखा है, रिकॉर्डिस्ट भी है और अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी बेटी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो भी म्यूज़िक है ना बहुत अच्छा सिंगिंग वगैरह करती है, हारमोनियम प्ले करती है। जी जी। तो धन्यवाद भगवान का। जी जी, ईश्वर की देन होती है ये। वही कहते हैं ना कि जो हम देखेंगे, जो हम बुनेंगे वही सीखेंगे। तो हमारी जो पेरेंटिंग होती है, हम माँ बाप जो करते हैं वही चीज़, जो कि आजकल भी बोला जा रहा है ना कि आप मोबाइल लेकर बैठेंगे तो आपका बच्चा भी मोबाइल लेकर बैठेगा। जब आप रियाज करेंगे तो आपका बच्चा देखेगा कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, मेरी माँ क्या कर रही हैं, वो भी उसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। बातें चलती रहती हैं। एक गाना और आप सुनाएं। बिल्कुल। अब मैं सभी दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छा गीत मुझे याद आया है जी। मैं सुना रहा हूँ। आप सभी बहुत दूर हैं मेरे से, तो मैं उसी विषय में आपको एक बहुत अच्छा किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत सुना रहा हूँ। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी वो रात, करीब आ जाओ, दूर रह कर, दूर रह कर, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। बहुत ही मीठा गाते हैं आप। ऐसा लग रहा है ना कि प्रोग्राम खत्म ही ना हो, हम इन्हें लगातार सुनते रहें। आप भी फरमाइशें करें, थोड़ी मैं भी फरमाइशें करूं, और अपने मन को आप जिस दिशा में लेकर जाते हैं वैसे ही दिशा खुशनुमा हो जाती है। और एक ऐसी ही दिशा आज हमें मिली है कि भाई हफ्ते की शुरुआत हो रही और इतनी मिठास के साथ में आप आए हमारे दूरदर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे ज्ञान की बातें और बहुत सारे मनोरंजन का सागर हम लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन का कार्यक्रम नमस्कार एमपी, सोमवार से शुक्रवार। अगले अंक तक के लिए पूर्वा राय को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।